नमस्कार, मैं अतुल जैन नेता नगरी 24/7 चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे महाराष्ट्र में और पूरे देश में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, जैसे कि नाम फाउंडेशन, पानी फाउंडेशन, क्राय जैसे अनेक संस्थाएं हैं जो दिन रात समाज की सेवा के लिए काम कर रही हैं। लेकिन आज हम हमारे अंधेरी विभाग के एक सामाजिक संस्था की चर्चा करने के लिए हमने रविकांत शुक्ला जी को यहाँ पे बुलाया है, जिनका जन प्रहार फाउंडेशन ये अंधेरी में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि उनके 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो आइए आज हम जानेंगे सम्माननीय श्री रविकांत सर्वदानंद शुक्ला जी से। सर्वदानंद शुक्ला जी, रविकांत जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। रविकांत जी, आपने जो जन प्रहार फाउंडेशन की शुरुआत की, आपके मन में क्या विचार थे कि ये फाउंडेशन हमें क्यों शुरू करना चाहिए? सबसे पहले अतुल जी, मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा और नेता नगरी 24/7 न्यूज़ और उसके प्रमोटर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के बीच आके हमारी जो संकल्पना है, हमारी जो सोच है आपके बीच में पेश करने के लिए। तो जो आप जैसा आपने कहा, जन प्रहार फाउंडेशन का हमारा जन्म बहुत सी कारणें थी जो हम देख रहे थे ज़मीन पर चल रही है। समाज सेवा का तो हम बहुत सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, बट कोविड काल से हमने रियलाइज़ किया कि ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को, वो चीज़ें किसी न किसी वश पहुंच नहीं पा रहा है लोगों को। सरकार की बहुत सारे स्कीम्स हैं, भले ही वो राशन के स्कीम हो, जो अभी जो सरकार ने जो सब्सिडीज़ पास किए थे फॉर कोविड, वो सारी स्कीम्स हो, लोगों तक पहुंच नहीं रहे थे। इसीलिए हमने कोविड में एक लाइक माइंडेड यूथ और जो मुझे से टीम मिली, जो हम लोग साथ में बैठ के हमने डिस्कस किया इस बारे में कि हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए। आप जानते ही होंगे, आपकी भी बहुत क्लोज फ्रेंड है तरुणा ताई, और मेरे और भी जो करीबी जो फ्रेंड्स थे। हमने डिसाइड किया कि हमें ज़मीन पर उतर कर काम करना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों को, जो सरकार देना चाहती है, जो नहीं मिल पा रही है, हमें वो उन तक पहुँचाना है। और जैसा कि मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, उसके 12th शेड्यूल में 243W जो आर्टिकल है, उसमें क्लियरली 18 चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि हर एक लोकल बॉडी में सबको मिलना चाहिए, एक आम नागरिक को। जैसे कि आपका गटर का व्यवस्था हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गए, टॉयलेट्स हो गए, बेसिक 18 चीज़ें हैं। पर लोगों के साथ काम करते हुए मैंने देखा कि ये चीज़ें भी किसी न किसी वश सब जनप्रतिनिधि भूल रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी सोच के साथ और जन प्रहार को उसी सोच के हमने पब्लिक के बीच में लेके आया। जन प्रहार जैसा नाम ही हमने बनाया है कि ये जनता का प्रहार है। ये जहां पर सरकार चुप होगी, सरकार के प्रतिनिधि चुप होंगे, जो काम नहीं कर पाएंगे या काम करने में उनको अपना फायदा दिख रहा होगा कि काम नहीं करने से हमारा XYZ फायदा है, तो हमको याद दिलाएंगे कि आप चुप होगे तो जनता का प्रहार चुप नहीं होगा, हम आपसे काम करा कर ही रहेंगे। तो इस सोच के साथ हम लोग जन प्रहार का हमारा जन्म हुआ था। रविकांत जी, आपने कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ों का वाटप किया था, जैसे सैनिटाइजर हुआ, फिर जो हॉट पॉट का जो सांस लेने के लिए लोगों को गर्म पानी से उनको बहुत ज़रूरी थी उस समय पे कि लोग कहीं ना कहीं से कोरोना के महामारी में बचे, तो आपने बहुत सारी सुविधाएं दी, अनाज भी बांटा, और मैंने सुना है कि आपने रेडी अनाज भी लोगों को घर तक पहुंचाया। वो बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जरा बताइए। जैसा मैंने कहा, हमारा जो संकल्पना था कि लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं जो गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं पूरा कर पा रहे थे। तो जब हमने कोविड का जब ये सेकेंड फेज़ आया, फर्स्ट फेज़ में हमने बहुत काम किया था, पर गुमनामी में काम किया था, पीछे से काम कर रहे थे। बट लोगों ने जब बोला कि आपको आगे आगे करना चाहिए, सारी चीज़ें लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए कि एक ऐसी संस्था है जो काम कर रही है। तो जब जन प्रहार हमने जब प्रॉपर उसको विधिवत उतारा लोगों के बीच में काम करने के लिए,
उसी वक्त सेकेंड फेज कोविड का आ गया। हम हर वीक मेडिकल कैंप्स ले रहे थे, उस दौरान लोगों को फ्री में दवा दिला रहे थे, लोगों के ऑपरेशंस हॉस्पिटल्स में करा रहे थे, जो सरकार की जो स्कीम्स हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं करना चाहते, हम उनको याद दिला रहे थे कि सरकार की स्कीम है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। जब सरकार ने आपको XYZ सब्सिडी दिया है और कोई एक स्कीम आई है तो वो सरकार के लोगों के बेनिफिट के लिए आई है, आप इस तरह से नहीं अपना जिम्मा हटा सकते हो उसके ऊपर। और ये तो हम कर ही रहे थे, पर उसी वक्त ये सेकेंड फेज जब आया तो हमने रियलाइज किया कि लोगों को जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। 30-30 लाख रुपए, जहां तक मैंने कुछ पेपर्स निकाले हैं गवर्नमेंट से, मुझे मालूम पड़ा कि 30-30 लाख रुपए हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फंड मिला था, जिसमें उनको लोगों को मास्क देना था, सैनिटाइजर देना था और पॉकेट भी सैनिटाइज कराना था। पर मैंने देखा कि मेरे एटलीस्ट जहां पर मैं रहता हूं अंधेरी में, वहां पर यह चीज नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने, जैसा आपने अभी कहा, वेपराइजर मशीन, सबसे पहले गवर्नमेंट कोविड, उस वक्त कोविड का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं था। दूसरा, कोविड के बारे में रिसर्च था, सिर्फ ये कह रहे थे हम लोग बच सकते हैं। तो वैसे बहुत सारी दवा थी, आर्सेनिक एल्बम आप जानते होंगे, आर्सेनिक एल्बम 30, ऐसे बहुत से आयुर्वेदिक दवा थी जिनका नाम चला था। उसमें एक बहुत ही आगे चीज जो मेडिकल प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स ये कह रहे थे कि अगर आप वाफ लेंगे दिन में 3-4 बार तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमारे दिमाग में यही था कि हम लोगों को ये ऐसे भयानक दौर से निकाले कैसे। और हमने सोचा कि सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि 15,000 कोविड मशीन्स जो हमारे विभाग के घर घर पहुंचना चाहिए, जो हम हमारे गुंदवली, अंबेवाड़ी, तेली गली और बाहर और भी बहुत सारी जगह हमने भिजवाए। हमने कोई भी पक्षपात नहीं किया है कि हमारे ही विभाग में बंटना चाहिए, हमने हर जगह बांटा है इस चीज को। उसके साथ हमने सैनिटाइजर भी दिया, मास्क भी 25,000 मास्क बांटे हमने लोगों के बीच में। ये कार्यक्रम चल रहे थे। जैसा आपने कुक्ड मील के बारे में कहा, हमें हमारे जो महिला बचत गट की जो महिलाएं हैं वो हमारे पास आई थी। उन्होंने कहा कि सर, लोगों के पास 2 वक्त खाने का नहीं है। और वो थोड़ा सा ट्रबलसम था, क्योंकि उस वक्त हम लोग इमीडिएटली किसी को जॉब के लिए रेकमेंड नहीं कर सकते थे। हमने बोला कि अगर ऐसा है, अगर जॉब के लिए रेकमेंड नहीं कर सकते तो हम इमीडिएटली उनके लिए क्या सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। सबसे पहला दिमाग में आया कि उनके पास घर में खाना नहीं है तो उनको कुक्ड मील्स पहुंचना चाहिए। तो हमने 500 फैमिलीज उनको ही बोला, कार्यकर्ता को ही बोला, आप आइडेंटिफाई करिए और हमें बताइए कि उनके घर पे कितने लोग हैं। किसी घर पे 3 थे, किसी घर पे 4 थे, किसी घर पे 2 थे। हमने अकॉर्डिंगली 500 फैमिलीज आइडेंटिफाई किए और ये प्रोग्राम हम लोगों ने लोगों के बीच में जाकर सुबह शाम का लगातार सेकेंड फेज के दौरान, खास करके फर्स्ट फेज में किए थे, सेकेंड फेज में हमने लगातार हर घर में जहां पर ये जरूरत थी उसमें हम लोगों ने कुक्ड मील्स पहुंचाए थे। उसके बाद जब कोविड का फेज शुरू हुआ, हमने रियलाइज किया कि लोगों को जॉब चले गए हैं, सैलरी कट्स हो गए हैं लोगों के लिए, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी रेशन की वो लोगों को नहीं मिल रही थी। तो रेशनिंग का जब हमें पता चला कि रेशन का जो इमीडिएट विषय था, हमने रेशनिंग के मुद्दे पर जो रेशनिंग कंट्रोलर थे मिस्टर पगारे, उनसे डिस्कस किया था, IAS ऑफिसर मिस्टर पगारे, उनसे डिस्कस किया था। उन्होंने हमसे काफ़ी सारी चर्चाएं उस बारे में। हम लोगों को जनप्रहार फाउंडेशन को 26D का जो गुंदौली के 5 दुकानें जो बंद हुई थी, उसमें हमें जनप्रहार फाउंडेशन को आइडेंटिफाई किया गया था कि आप यहाँ पर ये स्कीम लीड करिए जहाँ पर लोगों को उनकी जो डिजर्विंग राशन है, मतलब एक परिवार जो प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी है उसको 5 किलो राशन मिलना चाहिए। तो 7, अगर आपके घर में 7 लोग हैं तो 7 × 5 35 kg राशन मिलना चाहिए। पर जो राशन के दुकान वाले हैं वो वहां पर अगर आप चल जा रहे हैं तो आपको राशन देने में मना नहीं कर रहा है, पर आपको कोई ना कोई अलग अलग बहाने से वो 7, 8, 10 किलो पे ही रोक देता है, आपको राशन देता नहीं है। पर आपका जब थंब लेता है आपको पावती नहीं देता है वो। तो हमने ये पूरा रिसर्च करके हमने ये प्रेजेंट किया था जब, तो जनप्रहार फाउंडेशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि आप लोग मिलकर अंधेरी में काम करिए। और मुझे बताते हुए खुश हो रहा है आपके माध्यम से कि आने वाले महीने में अंधेरी विभाग में 26D के जो ये गुंदवली और अंबेवाड़ी रीजन की दुकानें हैं, वहां पर सबको मैसेज जाने वाला है, उनके जो एंटाइटलमेंट है कि हमें इतना राशन मिलना चाहिए, वो राशन मिलना चाहिए, ये राशन उन तक पहुंचेगा। उनको मैसेज आएगा कि आपको इन कुछ 4-5 दिनों में आके आपने राशन कलेक्ट करना है। इससे हम लोग एक तो भीड़ कम करेंगे। कोविड का अगर आप दौर बोल रहे हैं कि कोविड का दौर है, तो सबसे पहले तो भीड़ कम होना चाहिए। तो आप मैसेज से उनको अगर बोलेंगे कि आपको 35 kg राशन मिलने वाला, आप आके ले लीजिए, तो चोरी कम हो जाएगी। भ्रष्टाचार सबसे पहले अगर आपको मिटाना है तो जमीनी स्तर से मिटाना होगा, वो राशन की दुकान से शुरू होती है। क्योंकि अगर सब्सिडी सरकार इतनी दे रही है और लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि, कोई नगर सेवक, कोई आमदार हो, उसको अपनी जगह पे बैठना नहीं चाहिए। उसको जगह अपना त्याग करके लोग जो काम करना चाहते हैं उनको आगे आने देना चाहिए। तो हम
जो भ्रष्टाचार है उनको नीचे से खत्म करना चाह रहे हैं। और इमीडिएटली जो मैं कह रहा था, हमने खुद 2000 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जिनको हम हर महीने सेकेंड फेज में कोविड में 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो शक्कर और 1 किलो तेल, उनको हम लगातार दे रहे हैं कोविड के फेज में। तो ये चलते ही रहा है और ये हम कोशिश करेंगे कि जब तक हमें नहीं लगता है कि जब तक लोग सेटिस्फाइड हैं, उनका जॉब वापस उनको मिल गया है, रीइंस्टेट हो गए हैं वो लोग, या उनका सैलरी में हाइक आ गया है, या जो कट हुए थे वो नॉर्मल रीइंस्टेट हो गया है, तब तक हम ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो आपने बीच में बताया कि महिला बचत गट आपका जो है, तो महिला बचत गट बहुत बड़े पैमाने के आपके पास है, जो मुझे लगता है 15 से 20 कुछ बचत गट शायद है लगता है। तो उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि बचत गट और क्या क्या आप प्रहार फाउंडेशन, जन प्रहार फाउंडेशन के माध्यम से कराने वाले हो? 125 बचत गट हो गए हमारे। और मैं बेसिकली एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि औरत को रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको उनका दर्जा, जो पुरुष के साथ खड़े होने का दर्जा, वो प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए आपको उनको सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने होंगे। उनको आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या भूल गए हैं, आप कितना अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस किए हैं। मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरी माता जी ने बहुत सैक्रिफाइस किया हमको आगे बढ़ाने के लिए, और वो सबसे जीता जाता उदाहरण उसके लिए मेरी सिस्टर है। वो एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स में, सीनियर पोजीशन पे है। तो मेरे घर से ही मैं वो देखता हूँ कि कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज के समय हमने जब महिला बचत गट पे काम करना शुरू किया, तरुणा ताई, जब हमने डिस्कस किया एक कंसेप्ट, तो हमारा एक विजन बहुत ही क्लियर था कि महिलाओं को सक्षम करना है। अब वो सक्षम करने के लिए उनको सबसे पहले बताना है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो अगर आपको मिल जाए वो स्कीम, तो उनको मेरी या किसी और नगर सेवक आमदार की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम है। अब सब नगर सेवक आमदार भूल गए हैं कि उनको लोगों को अपने पैर पे भी खड़ा करना उनका एक जिम्मेदारी है, इसीलिए वो शायद बचत गट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या लोग शायद सक्षम हो जाएंगे तो उन तक आएगा कौन, उनका झंडा कौन उठाएगा। हमने इस विषय को साइड में रखकर बचत गट पे काम करना शुरू किया और आज हमारे पास 125 बचत गट हैं। और हमारा संकल्पना है कि आने वाले दिसंबर तक हमारे 200 बचत गट हों जो हमारे ही वार्ड में हो और जो रजिस्टर्ड हो। उसके साथ हम लोग हर बचत गट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ट्रेनिंग ऐसा है कि उनको हम लोग सिलाई मशीन का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम लोग अगरबत्ती मेकिंग, परफ्यूम मेकिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में उनको हम लोग जो आपका ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटिशियन का नर्सिंग क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिला रहे हैं, NSGC प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सर्टिफिकेट दिला रहे हैं। उन सारे सेंटर से टाई अप कर रहे हैं। वी आर पेइंग देयर फीस, हम उनका फीस भर रहे हैं पर उनको हम फ्री में दे रहे हैं। उन तक कोई भी बर्डन नहीं जाना चाहिए। हमारा ये सोच है कि इन महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करना चाहिए, जिससे वो लोग घर में कंट्रीब्यूट कर पाएं। महिलाएं, अगर आप एक पुरुष को सिखाते हैं तो पुरुष अपने लिए रह जाएगा, पर एक महिला परिवार के साथ समाज को भी आगे बढ़ाएगी। एक वो महिला में वो ताकत होता है जो हम घर से देखते हैं, जो आके ऐसे जो महिलाएं हैं साथ में जुड़ी हुई हैं, जिनका सोच है ऐसा कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, तो वैसे साथ में आके गर्व महसूस होता है कि ऐसी टीम भी है हमारे साथ जो काम करना चाहती है ग्राउंड पर। और जैसा मैंने कहा, सिलाई मशीन का हम लोग का संकल्पना है कि 200 बचत गट को हम लोग, हर एक बचत गट को एक सिलाई मशीन, ऑटोमेटिक सिलाई मशीन देंगे। उसके शुरुआत में हम लोगों ने अगस्त में ऑलरेडी 35 बचत गट को हम लोग सिलाई मशीन दे भी चुके हैं। उनको सिलाई मशीन के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहे हैं। हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बनते हैं वो वाले कंपनी से बात कर रहे हैं कि आप इनको जॉब दीजिए, जो जहाँ पर बहुत ही लूज फिटिंग कपड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स के कर्टन्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, आप इनको जॉब दीजिए, घर पे बैठे 4-5 घंटा ये लोग कुछ रोजगार कर लेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार आगे बढ़ते रहें, और बचत गट के साथ बचत गट के फेडरेशंस, और कोशिश रहेगा कि ये जो प्रोग्राम है ये लगातार निरंतर चलता जाए। और बहुत सारी सोच दिमाग में बना के होती है, साथ में तरुणा ताई भी रहती हैं, तो महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। आने वाले 10 सालों में हम लोग इसका एक शायद 10 साल बाद जब बात कर रहे होंगे तो आपको एक अलग महिलाओं की छवि अंधेरी में देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ी बात है। इतनी विस्तार में आपने जो बात समझाई, वो आदमी जब ग्राउंड लेवल पे काम करता है तो ही समझा पाता है, तो ये मैं समझ चुका हूँ। और दूसरी एक बात ये थी कि एक विशेष उपक्रम आपने हाथ में लिया था कि जो महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं, उसमें कुछ अलग तरह का आपने विशेष रूप से कुछ ध्यान दिया और वो बनाने के लिए प्रोडक्शन आपने चालू किया। इसका
श्रेय मैं त्रिशरण महिला बचत गट को देना चाहूँगा। ये कुछ महिलाएं हैं जो उनके अंदर जो बिजनेस वुमेन है उसको रियलाइज़ करती हैं और सरकार से भीख नहीं मांगती हैं, वो अपना हक छीन के लेके आती हैं, जो उनका हक है वो लेके आती हैं। और जन प्रहार फाउंडेशन पे रियलाइज़ किया कि ऐसी महिला बचत गट को ऐसा कुछ उपक्रम बीएमसी ने दिया है, तो ये हमारा फर्ज होता है कि बीएमसी ने कोई एक चीज़ दे दिया, तो अगर आपको मालूम होगा बीएमसी तो काफ़ी समय से लोगों को देती है, चक्की का मशीन हो गया और आपका आटा वाला मशीन जो ग्राइंडिंग मशीन है और जेरोक्स मशीन हो गया, पर लोग अक्सर क्या करते हैं उसको बेच देते हैं कि उनको मालूम नहीं आगे क्या करना है। आपका इस दुकान का उपलब्धता नहीं है, गुमास्ता लाइसेंस है, दुनिया भर का लाइसेंसिंग का काम हो जाता है। तो हमने जब ये हमें पता चला इस बारे में, तो हमने जो त्रिशरण महिला बचत गट की प्रमुख हैं वैशाली अंबुरे जी, वैशाली ताई से बात की है हमने, उनको हमने बोला कि आपका स्वागत है, जन प्रहार के माध्यम से हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे जिससे हम लोगों को अंधेरी में नहीं ग्रामीण भागों में भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का आपको हम लोग पहुंचने का मौका देंगे। और हम उनके साथ इस वक्त हमारा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस दौरान हमारा शायद से लैब में टेस्टिंग भी चालू है जो सैनिटरी नैपकिन बना है, और हम चाह रहे हैं कि हम उसको प्रॉपर तरीके से उतारे जिस तरह से विस्पर स्टे फ्री मार्केट में है, और बहुत ही उसके आधे दाम में उतारे कि हम लोगों को बचत गट के माध्यम से इसको, एक बचत गट बनाएगा, दूसरा बचत गट इसको बेचेगा, हमारा सिर्फ काम रहेगा उसको प्रमोट करना। और ये जो गंदे कपड़े और पुराने कपड़े जो ग्रामीण भागों में महिलाएं यूज़ करती हैं, हम उस पर भी विशेष गौर से ध्यान करेंगे, वहाँ पर हम कैसे खुद इसको प्रोक्योर करके फ्री में ग्रामीण भागों में डिस्ट्रीब्यूट करें, खास करके ट्राइबल इलाकों में। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट खास करके मेरे तो दिल से बहुत क्लोज है कि हम लोगों तक ग्रामीण भागों में खास करके पहुँचे इसमें। बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद रवि जी, आपसे मैं विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि एक स्तुत्य उपक्रम आपने किया है, जो कन्याओं का और महिलाओं का गर्भाशय का टीकाकरण आपने करवाया, और वो भी मुफ्त में। और इसके बारे में कोई आज नेता तो छोड़िए, सरकार छोड़िए, कोई हॉस्पिटल भी इसके बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ बताती नहीं है, लेकिन आपने ये करवाया कैसे? इसका मैं पूरा श्रेय अपने टीम को दूंगा, और हमारी टीम अक्सर इस बारे में सोचती रहती है कि हम लोग कैसे नए नए चीज़ें लोगों तक लेके जा पाएँ। और ये सर्वाइकल कैंसर का जो विषय है, सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय के मुख का कैंसर है, इसका इलाज अगर आपको इनिशियली, जो महिलाएं, आपको पता भी होगा, ये बहुत ही अब कॉमन प्रैक्टिस हो गया है पीसीओडी, और लोगों को जो हैवी ब्लीडिंग होता है एट द एंड ऑफ देयर साइकिल, तो वो हमें, जब ये विषय का हम लोग एक तरफ तो सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों को एक कैंसर से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के शेड्यूल में ये एक कैंसर का, अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएंगे अपनी बेटी को लेने, टीका दिलाने के लिए, तो उसमें 9 साल और 18 साल पे 2 वैक्सीन का जिक्र होता है, एचपीवी। अब एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इज अ वायरस जो आपके गर्भाशय को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, और एक बार आपका गर्भाशय अफेक्ट हो जाता है तो आपको फिर कैंसर हो जाएगा, और फिर वो इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि आपके पास या तो आपका गर्भाशय तो एक निकालना पड़ेगा, पर उसके आगे क्या डैमेज कर देगा वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं, इस टीका आने के पहले इनका मौत हुआ था, और इसका गवर्नमेंट के पास डेटा भी है। तो हमने ये सीपीए और आदित्य बिरला ग्रुप के साथ ये मिलकर टाई अप में किया था, बिकॉज ये बहुत कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट था। एक वैक्सीन का कॉस्ट इसमें 3,000 to 4,000 रुपीज़ है, और 9 से 18 साल की बच्चियों को 2 वैक्सीन लगता है, 18 से 45 साल की औरतों को 3 वैक्सीन लगता है। तो हमारे टीम ने पूरा डिस्कस किया कि हम कैसे अप्रोच करें, तो हमने कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन और आदित्य बिरला को अप्रोच करके साथ में उनकी कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट लेके आए। और अभी तो हमने 1000 महिलाओं का फर्स्ट फेज में किया था, रक्षाबंधन के दौरान हमने उनको एक गिफ्ट दिया था। लोगों में इनिशियली बहुत अवेयरनेस की कमी थी इस वैक्सीन के बारे में, पर उनको जब मालूम पड़ा, वो लोग डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने उनको बोला कि अरे ये वैक्सीन इतना महंगा है, आपको फ्री में मिल रहा है, चले जाइए, हम लोग जानबूझ के आपको नहीं बताते इस बारे में कि आप इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे। तो स्लम्स की जो हमारे यहाँ पे गुंदौली में, तो आपने देखा ही है कि स्लम का इतना बड़ा बेल्ट है वहाँ पर, तो सब लोग, मतलब उसमें इतना रिस्पॉन्स हो गया था कि हमने 1000 ही वैक्सीन इसमें ऑर्डर किया था, पर और 250-300 लोग महिलाएं उसमें और एक्सेस में आ गई थी। तो हमने उनका भी नाम लेके रखा है। अब उनका सेकंड जो फेज का वैक्सीन था, क्योंकि 3 वैक्सीन लगता है 18 to 45, सेकंड फेज अभी हम लोगों ने 24 अक्टूबर को कराया था संडे को, और उसका भी रिस्पांस सारी महिलाओं ने आके लिया है। उसमें हमने कुछ न्यू वैक्सीन भी लगाए 9 to 18 ईयर्स की बच्चियों को। और ये भी जो प्रोजेक्ट है हम लोग आगे कोशिश करेंगे, आगे अगर हमें मौका मिला तो हम ये ट्राइबल एरिया में कराना चाहेंगे, क्योंकि ट्राइबल एरिया में इस चीज़ का कोई भी अवेयरनेस नहीं है। हमारे
मुंबई से सटे हुए जो ट्राइबल बेल्ट है, आपका पालघर हो गया, नासिक हो गया, यहाँ पर हम जाकर वहाँ की महिलाओं को वैक्सीनेट करना चाहेंगे HPV का। बहुत अच्छी बात है। रविकांत जी, आपने तो बहुत सारे प्रोग्राम खुद जन प्रहार फाउंडेशन के द्वारा शुरू किए, लेकिन आपने आपके जो पापा हैं उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया, और हमें अंधेरी के सभी लोगों को पता है कि आपके पापा सर्वदानंद शुक्ला जी, उनका राजनीति में कितना बड़ा नाम है। पिछले कई सालों से जहां इलेक्शन हो या कोई भी राजकीय जो वातावरण निर्मित होती है, तो वहां पे सर्वदानंद शुक्ला जी का नाम पहले आता है। लेकिन आपने बिना उनके नाम के आपने काम किया है, लेकिन आपके पापा को तो कोई नहीं भूल सकता। थोड़ा सा पापा के बारे में आप बताएं। पापा का बेसिकली पापा के ही नींव पे, फाउंडेशन पे मैं खड़ा हूँ। जन प्रहार फाउंडेशन के पहले उनका नाम आता है, और आज भी हम मेरे मार्गदर्शक हैं। सुबह निकलने के पहले कितना भी बिजी रहूँगा, क्योंकि पापा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे उनका नियम है उठना, और रात में जल्दी सोते हैं, तो मैं रात में तो मैं बहुत लेट पहुँचता हूँ। उनसे 10 मिनट भी बात करता हूँ तो मुझे दिन का शेड्यूल में और क्या ऐड करना है मालूम पड़ जाता है। और पिताजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो उनके वजह से जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे वो फीलिंग आ जाता है कि मैंने बहुत कुछ मतलब बिना कोशिश किए हासिल कर लिया है। और आपने जैसे राजनीति की बात कही, तो 1985 से हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, और 1985 में ही मेरा जन्म था। जब वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम मैं मम्मी के पेट में था। तो वो सारी चीज़ें पापा का मैं देखते हैं, और लोगों से किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। मैं 1992 राइट्स में भी देखा हूँ कैसे वो एक मर्द की तरह निकल जाए थे लोगों की सेवा करने के लिए, और कभी भी किसी से डरे नहीं है, उनको बेबाक हमेशा रहा है। तो राजनीति से ज़्यादा मैं उनको एक समाज सेवक के रूप में देखता हूँ। और राजनीति शायद उनको, मतलब मैं तो एटलीस्ट जो मैंने अपने पापा को पहचाना, राजनीति उन्होंने कभी किया नहीं, ना करने आया है उनको, क्योंकि वो कभी भी उनके जो मन में रहता था, जो वही सेम चीज़ उनके जुबान पे रहता था। तो पिताजी के बारे में अब शायद आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से जानते होंगे, पर जो मैं घर में जानता हूँ, तो ही इज़ अ वेरी फैमिली मैन। हमेशा सबको साथ में लेके चलने वाले हैं, पूरे फैमिली को साथ में बांध के रखते हैं, और आज भी हम लोग उतने ही डरते हैं उनसे। रविकांत जी, अभी आपने पिछले 2 साल में जन प्रहार फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी समाज सेवा की। अभी बात ऐसी है कि लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसा जनसेवक जन प्रहार फाउंडेशन में जो संस्थापक अध्यक्ष है, जिन्होंने इतना काम किया, ऐसा संस्थापक हमें एक लोक प्रतिनिधि के रूप में मिले, तो आप कितनी तैयारी करेंगे आने वाले महानगर पालिका चुनाव में? क्योंकि सबकी आड़ाव बैठकें शुरू हो गई है, आपकी आड़ाव बैठक कितनी आगे चल रही है, तो आप बताइए। इतना आपने बोल दिया, यही मेरे लिए एक सर्टिफिकेट है। अभी कुछ दिन पहले एक नगर सेवक से मेरा मुलाकात हो गया था। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जितना 2 टर्म में नहीं काम किया, उतना तुमने 1.5-2 साल में काम कर दिया है। तो मैंने मतलब मुझे उसके बाद में कुछ बोल नहीं पाया। मैं तो काफ़ी डिस्कशन किया था उनसे, उसके बाद में मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं बोला ये आपका बोलना है, इतना मेरे लिए बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप खुद इतना डायनामिकली लोगों के बीच में काम करते हैं। और जैसा आपने कहा महानगर पालिका चुनाव, तो मैं इससे बिल्कुल नहीं कतराऊंगा कि मेरा इंटेंशन यहाँ पर आना, जनप्रहार का इंटेंशन यहाँ पर आना, एक कैंडिडेट को प्रमोट करना, लोगों के बीच में ले जाना, ये मकसद था कि हम लोग लोगों को एक सुशासन दे पाएं। और अगर मैं इस बात से कतराऊं या बोलूं कि नहीं मैं देखूंगा आगे के समय में, तो नहीं, मैं बिल्कुल उतरूंगा, मैं बिल्कुल लोगों की सेवा करने उतरूंगा। और आज मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे लोग जो मैंने आपको शुरुआत में 12th शेड्यूल, 74th अमेंडमेंट, 243 आर्टिकल जो बताया, 243W, वो बहुत सारे नगर सेवक लोग भूल गए हैं इस चीज़ को। और जो यूथ हैं, जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग को आगे आना चाहिए। नहीं तो हम जैसे लोग अगर पीछे रह जाएंगे, जिनको काम करने का जज्बा है, जिनको काम करने का आग है दिल में, अगर हम पीछे रह जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम लोग शक्ल नहीं दिखा पाएंगे अपना। आज वो समय है एक आदर्श वार्ड निर्माण करना, एक ब्लूप्रिंट है दिमाग में कि कैसे वार्ड का डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, और ये मैं बिल्कुल करूंगा, और मेरी टीम मेरे साथ है इसमें। और जैसा आपने कहा, मतलब लोग भी आ रहे हैं उसी तरह से मुझे शुभेच्छा देने के लिए मुझे बोल रहे हैं, भैया पीछे मत रहना, भूल के भी पीछे मत रहना, आपको आगे आना है। बिल्कुल, मैं किसी के उम्मीद पे दाग नहीं लगने दूंगा, बिल्कुल डंके की चोट पे खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे रविकांत शुक्ला जी, जिन्होंने अपना एक अस्तित्व निर्माण किया है कि आने वाले इलेक्शन में
कोई एक अच्छा लोक नेता कैसा हो, तो लोगों को मुझे लगता है शायद सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी तरह से आने वाले 5 साल उनकी सेवा के लिए एक अच्छा इंसान उनको मिल सकता है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं आने वाले दिनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।